बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, ईरान के 12 बहरी जहाजों पर समुद्र में इसराइल की जानिब से किए जाने वाले हमले के बाद ईरान की तरफ से खलीज में जेर जमीन मिसाइल के एक बड़े अड्डे की तस्वीर सामने आ गई है। रूसी खबरसां इदारे की रिपोर्ट ने इसराइल के होश उड़ाकर रख दिए। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम गिरोह को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मशरक़ वुस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने खलीज के एक नामालूम मुकाम पर जेर जमीन मिसाइल अड्डे की नकाब कुशाई की है। ईरानी सरकारी मीडिया ने इस बारे में एक ऐसे वक्त में रिपोर्ट शायद की है कि जब वाशिंगटन, तेल अवीव, तेहरान और रियाद के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। ईरान के पास दराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने रियासती मीडिया को बयान देते हुए कहा कि ये अड्डा उन मुतअद्दिद अड्डों में से एक है जहां ईरानी बहरिया के मुतअद्दिद स्ट्रेटेजिक हथियार रखे जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए गुज़िश्ता बरस ईरान के इनकलाबी गार्ड्स ने कहा था कि ईरान ने खलीज के साहिल के साथ जेर जमीन मिसाइलों का पूरा शहर तामीर किया है, जो ईरान के दुश्मनों के लिए एक भयानक ख्वाब का इंतबाह है। पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने मजीद कहा कि ये मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं और अपने हदफ को निशाना बनाने में अपनी समत की दुरुस्तगी में महारत भी रखते हैं। दोस्तों, उनका मजीद कहना था कि तबाहकुन ताकत के हामिल ये मिसाइल अपने दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जंगी साजो सामान पर महारत से काबू भी पा सकते हैं। जनरल हुसैन सलामी ने इस बात पर जोर दिया खलीज के जिस नामालूम जेर जमीन अड्डे की निकाब कुशाई की गई है वो ईरान की नेवी या बहरिया स्ट्रेटेजिक मिसाइलों के मुतअद्दिद दीगर अड्डों में से एक है। खलीज के इलाकों में हालिया चंद बरसों में पासदाराने इनकलाब, अमरीकी फौज और खास तौर पर इसराइल के माबैन आए दिन नोक-झोंक चली रहती है। अमरीका, इसराइल और सऊदी अरब की जानिब से इल्जाम तराशियां की जाती हैं कि ईरान खित्ते के अंदर अपनी प्रॉक्सीज को जदीद तरीन हथियार फराहम करता है और अपना हरमज में तेज रफ्तार हमलावर कश्तियां भेजता है ताकि अमरीकी जंगी जहाजों को हरासा किया जा सके। दोस्तों, तेहरान और वाशिंगटन के माबैन ताल्लुकात 2018 से बहुत कशीदा है। ईरान और 6 ममालिक के माबैन 2015 में तय पाने वाले जोहरी डील को रद्द करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर डील से निकल जाने का फैसला किया था और साथ ही ट्रंप ने ईरान पर दोबारा सख्त तरीन इक्तसादी पाबंदियां आयद कर दी थी, जिनके सबब ईरान की मईशत तबाहली का शिकार है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदारती ओहदे की मुद्दत के इख्तितामी दिनों में ईरान पर मजीद पाबंदियों का सिलसिला जारी रखा और अपनी सदारत के आखिरी 2 रोज में ईरान की स्टील और दीगर धातें तैयार करने वाली 12 कंपनियों और उनमें से एक कंपनी के गैर मुमालिक में मौजूद 3 एजेंट्स कंपनियों के खिलाफ नई पाबंदियों का भी ऐलान किया था। दोस्तों, अब समझ आ रही है कि तेल अवीव की जानिब से ईरान के तेल बरदार जहाजों को समुद्री माइन के जरिए निशाना बनाने के बाद ईरान की सिपाही पासदाराने इनकलाब के चीफ ने कहा था कि अगर इसराइल ने ईरान के साथ जंग छेड़ने की कोशिश की तो हीफा और तेल अवीव को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। दोस्तों, इसी वजह से कहा गया क्योंकि ईरान के पास तबाहकुन मिसाइलों का जखीरा मौजूद है। इसी वजह से इसराइल की जानिब से धमकियां तो दी जाती हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर ईरान के खिलाफ कोई बाकायदा जंग नहीं छेड़ी जा रही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अपने दौरे हुकूमत में ईरान के खिलाफ सख्त तरीन दबाव और पाबंदियां लगाने के बावजूद साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने एक इंटरव्यू में एतराफ कर लिया कि हम ईरान को पीछे हटने और मुज़ाकरात के लिए मजबूर करने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि ईरान झुक जाए और ऐसे मुआहदे पर मजबूर हो जाए जो बकौल उनके हकीकी मानों में उसे एटमी हथियारों के हुसूल से रोक सके, लेकिन हम ऐसा करने में नाकाम रहे। अलबत्ता पोम्पियो ने दावा किया कि हमने इस सिलसिले में काफी पेशरफ्त भी हासिल की। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इस एतराफी बयान से इस बात की निशानदेही होती है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी दबाव और पाबंदियों के मौसर होने के तमाम तर दावे खोखले थे और इसमें कोई दमखम नहीं था। ट्रंप और पोम्पियो ने दावा किया था कि एटमी मुआहदे से अमरीका के निकल जाने की सूरत में ईरान को नए मुआहदे पर मजबूर किया जा सकेगा, जिसे वो अच्छे मुआहदे का नाम दे रहे थे। लेकिन ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव का मारिका पूरी शिद्दत के साथ 2.5 साल से ज्यादा अरसे तक जारी रहा और आखिरकार उसका दम निकल गया और अमेरिका जो मकासद हासिल करना चाहता था उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो गया। दोस्तों, अमेरिका की उस नाकामी के बायस ट्रंप इंतजामिया के आखिरी बरस के दौरान पोम्पियो को दाखिली सतह पर शदीद तनकीदों का सामना करना पड़ा और मुखालिफिन ने ट्रंप और पोम्पियो दोनों पर ईरान के बारे में ठोस स्ट्रेटेजी न होने, खित्ते में बिलावजह कशीदगी फैलाने और अमरीका और इसके इत्तेहादियों में इख्तिलाफात पैदा करने के इल्जामात लगाए थे।
اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے حالیہ اعلامیے کو بھی مسترد کیا ہے اور اسے غیر منصفانہ، تحریف شدہ اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ دوستو، ایران کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے حت الوثاق کوششیں کی گئیں، لیکن امریکہ اس میں بری طرح سے ناکام ہوا، جس کا اظہار امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے انٹرویو کے دوران کیا ہے کہ ہم ایران کو جھکانے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں۔ دوستو، بہت سارے لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ جیسے ہی جو بائیڈن امریکی صدر کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے، امریکہ کی خارجی پالیسی 100% تبدیل ہو جائے گی اور مسلم ممالک کے لیے بہت سی اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ جاننے والے یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کی ریاستی پالیسی میں ٹرمپ مسلم ممالک کی وجہ سے مس فٹ نہیں تھا، بلکہ اس کی وجوہات کچھ اور تھیں۔ جو بائیڈن سے بھی کچھ زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جو بائیڈن کی جانب سے 2015 کے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو جس طرح سے لمبا کیا جا رہا ہے، اس سے یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ عملی طور پر اسرائیل کو اپنا اثاثہ اور سعودی عرب کو سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی طرح انتہائی اہمیت دے رہا ہے، اور اس کی پالیسی بھی انہی کے گرد گھوم رہی ہے۔ امریکہ کے امن پسند حلقے، جنہوں نے جو بائیڈن کو ایران کے ساتھ امن قائم کرنے اور ٹرمپ کی ظالمانہ پالیسیوں کے خلاف امید کے طور پر ووٹ دیا تھا، وہ بھی اب حیران اور پریشان ہو رہے ہیں۔ دوستو، میونخ میں سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم ایران کے جوہری پروگرام پر P5+1 کے ساتھ بات چیت پر دوبارہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر ہی تعجب ہوا کہ کیسی بات چیت۔ امریکہ نے یک طرفہ طور پر معاہدے کو صفر کر کے مسلسل ایرانی عوام کی بنیادی حقوق کو سلب کیے رکھا۔ ایرانی قوم اپنا تیل اپنی اجناسی مارکیٹ میں فروخت نہیں کر سکتے۔ حد تو یہ ہے کہ ایرانی سفارتکاروں تک پر پابندی لگا دی گئی اور امریکہ میں ان کے آزادانہ حرکت تک کو محدود کر دیا گیا۔ اسی طرح تمام بین الاقوامی قوانین کو رونتے ہوئے امریکی صدر نے جنرل قاسم سلیمانی کو اس وقت شہید کیا جب وہ ایک امن مشن پر عراقی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے ان کی دعوت پر بغداد گئے تھے۔ ایران کے اپنے پیسے اسے نہیں دیے جا رہے۔ اس طرح کورونا وبا کے باوجود ایران کو ادویات کی درآمد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن دوستو، ایران نے مشکل ترین حالات کے باوجود اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن اور خاص طور پر ٹیکنالوجی میں ثانی نہ رکھنے والے ان دونوں ممالک کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اور ایران کے بیلسٹک میزائلوں کی زیر زمین تصاویر سامنے آنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو ایک بار پھر ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں کہ اگر جلد از جلد جوہری معاہدے میں واپس نہ لوٹے اور ایران کی جانب سے ایٹم بم بنا لیا گیا تو پھر اسرائیل کا تو صفحہ ہستی سے مٹنا لازم ہے، امریکہ کے لیے بھی خطے میں کوئی جگہ نہیں رہے گی۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔